आज का मेरा जो विषय है वो है साहित्यिक अनुवाद। और पिछले 3 जो लेक्चर्स थे जिसमें हम सब लोग मिलके कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, तो आज भी वैसा होगा कि साहित्य जो है सिर्फ हिंदी का नहीं है। इंडियन लिटरेचर में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी ज़बानें हैं, और आप सबको अपने अपने फील्ड में किसी न किसी लिटरेरी जो आपकी राइटिंग है या कोई लिटरेरी पीस है, आपको उसका आइडिया है, तो हम उस पर चलेंगे कि हम कैसे हैंड्स ऑन अनुवाद कर सकते हैं। ये कैसे, ओह ओके, सो ये हमारे पुराने, ओह अब तो चल रहा है हाँ चल रहा है सही में। वो होगा, चला नहीं, ऑडियो क्लिक करना है। हाँ अलग से करना होगा, ये तो पुराना है। अच्छा इसमें वो होना चाहिए ना, हाँ हाँ देयर इट इज, यस 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 यस। हाय, न्यायालय माने कोर्ट और मार्ग माने रोड, यानी सीधा जो उसके बिना भी हो गया ना, आवाज़ तो आई नहीं थी, हम उसका वॉल्यूम तेज कर देंगे। ये था ना, हाँ आगे वाला, ये एक सेकंड। इसको थोड़ा सा आगे, इट्स टू लाउड। स्टिल टू लाउड। वालेकुम सलाम। ये क्या है? जी ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो हमने सोचा कि आपसे। अच्छा अंदर आ जाओ। यहाँ पे नहीं है, फुर्सत मिल गई, यहाँ नहीं है, पड़ोसियों से अच्छा, मिलेगी। आगे नहीं कर सकते इसको। इतना अच्छा खाना बना लेती हो, 2-4 अच्छी बातें भी कर लिया करो। सलाम दुआ कुछ नहीं सिखाया घर वालों ने? सिखाया ना, इतना अच्छा खाना बनाती है। वैसे भी आपको उसकी सलाम दुआ कुछ समझ नहीं आएगी। तो ऐसी भी कौन सी सब मान बनती है तुम्हारी बीवी? बस बोलती तो नहीं, बचपन से। साथ जिंदगी की तरह आके खास मेरी हर खुशी की तरह। ओके, तो ये हमारा कौन आ गए? हमारा जो नहीं बज रहा था उस दिन, नहीं चल रहा था, आज चल गया। तो आपने देखा कि वो कैसे अनुवाद करके उन्हें बता रहा है। तो हम चलते हैं आज वाले पर। यहाँ तो साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी अनुवाद की वैश्विक उपयोगिता। तो आज जब हम बात कर रहे थे हमारे पहले प्रवक्ता की कैसे मशीन ट्रांसलेशन जो होता है तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब हम सवाल है कालजयी, कालजयी किसी को पता है? हिंदी वाले लोग बताएंगे। आप मुझसे पूछ रही हैं, एक्सपर्ट तो आपके पास बैठी है। टाइमलेस, टाइमलेस जो कि उनका क्लासिक जो कहते हैं हमको, एक टाइमलेस जो कालजयी जी। हाँ बिल्कुल, उसका उसका कोई समय टाइमलेस है कि वो उस वक्त भी उतनी रेलेवेंट थी, आज भी उतनी रेलेवेंट है और आगे भी उतना रेलेवेंट रहेंगी, तो वो आपका टाइमलेस है। ओके, तो जो शब्द हम जब अनुवाद कर रहे हैं तो हम उसको मशीन में डाल के नहीं कर सकते हैं, और जो शब्द का जो अर्थ है, जैसे बता रहे थे टंडन साहब कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है ट्रांसलेट करते हुए, अनुवाद करते हुए। ये हर क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया हो, एडवर्टीजमेंट हो,
पोस्टर्स हों, स्लोगन्स हों, और जब साहित्य की बात आती है तो बहुत ज़्यादा हमें ख्याल करना है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से बाहर जाएंगी। और इसका मतलब ये नहीं कि जो स्लोगन्स हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग बाहर से यहाँ के रिसर्च कर रहे हैं वो वही चीज़ें यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे। तो हमें उनका भी बहुत ख्याल रखना है कि वो हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो इसका जो लिंग्विस्टिक एक्सपेक्ट है साहित्य का, तो अलग अलग फॉर्म में हम कर सकते हैं। और जो ये प्रेजेंटेशन है मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प रही है डॉक्टर बैरम खान की, थैंक यू सो मच, हमेशा करते हैं। सो ये सारे जो टर्म्स हैं यहाँ लिखे हैं आप लोगों को समझ में आते हैं? कोई चाहिए आपको एलाबोरेशन, एक्सप्लेनेशन इन दीज? सब समझते हैं आप लोग? उनका नाम क्या है? अफसाना जी। हमने लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से अनुवाद कर लेते हैं उनका, जैसे कल हम कर रहे थे अंडर का, नीचे है और बहुत सारे अलग हैं। तो यहाँ पे जो मिसाल हमने दी है वो दीवार है। फिर एक दूसरे शब्द है कि हम उसके आसपास के कोई अनुवाद ढूंढ करके वो शब्द बना लेते हैं, जैसे आंगन के लिए हम कोर्टयार्ड या वरांडा कर लेते हैं। फिर एक दूसरा है कि ऐसे शब्द जिनके लिए 2 या 3 शब्द दूसरी भाषा में अवेलेबल हो सकते हैं, उसका हमने छत दिया है। तो लोग कहते हैं कि घड़ी भी एक है, तो जब लोग डिक्शनरी में देख के बिल्कुल शब्द को उठा लेते हैं तो कहते हैं आई एम वेयरिंग अ क्लॉक। तो क्लॉक तो नहीं पहनते हैं हम, घड़ी पहनते हैं, घड़ी वहाँ भी, लेकिन हम वहाँ घड़ी लगाते हैं यहाँ हम तो वो आई एम वेयरिंग अ क्लॉक, ये यहाँ पे आपको बहुत मिलेगा। जो लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या उतना ध्यान नहीं देते उस तरह से। कल का जो मेरा एक उदाहरण था हॉट क्लोथ्स वाला, वो भी इसी तरह से था, आपने मिस किया, वो आप लोग कल नहीं थे। उसके बाद है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई अनुवाद है ही नहीं। चटखारा एक शब्द है, कर सकते हैं चटखारे का अनुवाद कि वो ऐसा आ जाए? या फिर दालान एक शब्द है, जो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम सारे नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं। तो साहित्य में जब ये चीज़ें आपके उपन्यास में, कहानियों में, कविताओं में अगर हैं, तो उसका कैसे आप अनुवाद करेंगे? द वर्ड चॉइस, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड मैटर्स अ लॉट विद द टोन एंड द सराउंडिंग्स। उसके बाद जो कल्चरल चीज़ें हमारी सारी हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समोसा है, दुपट्टा है, जैसे अभी भी प्रोफेसर टंडन कह रहे थे कि मंगलसूत्र का कोई अनुवाद नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भी कुछ उदाहरण मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पूरा वर्कशॉप हफ्ते भर का अनुवाद पर है, तो बहुत सी चीज़ें ओवरलैपिंग आपको एक दूसरे के उसमें मिलेंगी, लेक्चर्स में मिलेंगी। चौसर महाभारत देखा है लोगों ने? है ना, पता है ना? तो कुछ लोग, हम राजस्थान में कहते हैं 16 कांकरी, तो 16 कांकरी इज काइंड ऑफ चौसर। कुछ लोग चौसर को चेस का भी नाम दे देते हैं कि वो ऐसे ऐसे आपके प्यादे घूमते रहते हैं, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली चेस। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन है, इंटरजेक्शंस हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें नहीं जाके हम हैंड्स ऑन वर्क करेंगे। ओके, फोनेटिक लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, तो किसी को याद है ये कविता? खेल रही थी जल थल में, चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृण के नोकों से मानो झूम रहे हैं तरवर, मंद पवन के झोंकों से। तो ये पंचवटी का जो पूरा जी, हाँ, और गुप्त जी, मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है, तो पूरा पंचवटी को हमारे सामने लाए। हम तो वहाँ नहीं थे, लेकिन एक कवि की कल्पना है कि वहाँ पे उस वक्त चीज़ें, माहौल ऐसा रहा होगा।
अब अगर इसे हमें अनुवाद करना है तो कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। कैसे करेंगे अनुवाद? चारों क्या है यहाँ पर? सुंदर, ठीक है। तो चारों वाकई सुंदरता के उसमें इसको कि जो चांद है वो इतना खूबसूरत है। चंचल किरणें, चंचल क्यों कहा है किरणों को? स्थिर नहीं होती है। वेरी गुड। तो जैसे प्रोफेसर टंडन कह रहे थे कि फ्री आंखों का इलाज जो है, मुफ्त आंखों का इलाज, इट शुड बी कि आपका एडजेक्टिव कहाँ जा रहा है। बिल्कुल हमें वैसे ही सोचना है कि कहाँ जा रहा है। मुफ्त को लेकर जब वो बात चल रही थी, हो सकता है तो करें। तो वही हाँ, जो कल चावला जी बात कर रही थी कि कई बार होता है कविताओं को हम एज इट इज़ उस टोन में नहीं कर सकते, तो अगर उसका अर्थ आता है तो हम उसको प्रोज में भी एक तरह से कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनट्रांसलेटेबल हैं। तो हमारे जो ये कविताएं हैं कुछ बहुत गूढ़ वाली जो है, जो हमारी संस्कृति को इतना आगे लेकर आती है और वो समझाती हैं। ये चीज़ें पंचवटी को हम लंदन में लोगों को नहीं समझा पाएंगे, वो कभी नहीं समझेंगे। तो ये तो हमारे ही लिए है। तो इसको अगर बाहर निकालना है तो अलग अलग सोचना होगा हमें कि किस विधा में। उर्दू में तो हो सकता है, भारतीय भाषाओं में संभव है। क्योंकि हम लोग इससे परिचित हैं कि पंचवटी क्या है और राम सीता और सबसे, तो हम ये कर सकते हैं। एनी एडिशन टू दिस? कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? हुआ है आपका? किसी ने किया है? भोजपुरी में किया है या ब्रज में किया है? सुनील जी, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, और बिछी हुई थी, या आप है भी कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ का कह रहे हैं, अवनी और अंबर तल में। कोशिश कीजिए। इंग्लिश में कैसे करेंगी आप? कोई बात नहीं, the child way you said child? Agile, okay. Land and water. अंबरतल में, अंबरतल में पुलक प्रकट करती है, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृण की नोकों से, तृण, त में वो र लगेगा संस्कृत वाला, र्ण एज इन कोण, हरित तृण की नोकों से। तृण, तृण कोई बता सकता है? तृण, नादिश बेगम? तिनका जो हरित, जो आप जब आपकी घास उग रही है तो कैसे हरे हरे वो एकदम उस शेप में आते हैं। हरित तृण की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरुवर, मंद पवन के झोंकों से। कविता काफ़ी लंबी है लेकिन ये 8 लाइनें लोग बोला करते हैं, काफ़ी आता है ये। तरुवर,
तरूवर, मंद पवन के झोंकों से। आपने हाथ खड़े कर दिए, ऐसा कैसे चलेगा? It's too sensitized, हाँ? मंद पवन के झोंकों से। तो ये कविता आपने लिख ली है, कविता की पंक्तियां, कवितांश आपने लिख लिया है। जब ट्यूटोरियल में हम आएंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मेटाफर। हमारे हिंदी में, उर्दू में, हिंदुस्तानी में तो बहुत सारे रूपक हैं, बहुत सारे मेटाफर्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत बहुत अच्छी तरह से इनका इस्तेमाल होता है। ये आपने सुना है शेर? किसने लिखा है? आम तो शायर का है। नाम पता है किसी को? डॉक्टर खान, शौक मराइची। हाँ, एग्जैक्टली। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये जो लिखा है, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, ये वाला जो शेर है, इसके लिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ये शिवमंगल सिंह सुमन ने नहीं लिखा है। तो अब उल्लू को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर? वही, बिल्कुल। तो इडियट कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी। कल हम बात कर रहे थे कि जब आप ऐसी रचनाओं का अनुवाद करते हैं तो जिन लोगों के लिए अनुवाद किया जा रहा है उनकी समझ उस स्तर तक होनी चाहिए कि उन्हें शब्दों का ज्ञान हो। अब हम इसको छोटे बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, उनके लिए अनुवाद नहीं कर सकते। हम एक पढ़ी लिखी कौम जो हमारी है उनके लिए करेंगे। फारसी में तो मेटाफर है, बर्बाद जगह को बर्बाद करने के लिए सियाराती तौर पर इस्तेमाल होता है। कि वो चंगेज़ खान या फलाना किसी के उसमें एक नर उल्लू ने मादा उल्लू को प्रपोज किया, तो मादा उल्लू ने कहा मुझे 1400 वीरान गांव नहर में चाहिए। और उसने कर दिया। 1400 वीरान गांव कहाँ करेंगे? तो ये लश्कर लेके गुजर रहा है, इसमें तो क्या मुश्किल है? अगर हलाकू रहा या चंगेज़ जो भी था वफादारी हमारा, अगर ये रहा तो 1400 क्या, तो 2800 दे सकते हो नहर में। ये तो है एक तरह से लोक कथा टाइप की है। तो उल्लू इस्तिआरा ही है वीरानी और बर्बादी और उसके लिए पूरी कल्पना। उल्लू हिंदी में वैसे तो के लिए भी है। हाँ, अहमक। वैसे तो लक्ष्मी जी की सवारी है, तो अहमक के साथ साथ उर्दू में तो वो बर्बादी के साथ भी मुंसलिक है। हाँ। और हिंदुस्तान में हम उल्लू, जो लोग कम अक्ल वाले, या नॉट कम अक्ल एज द पार्ट ऑफ द होल आइडिया, बट जो काम नहीं कर रहे ठीक से, कि हाँ, मेटाफोरिकली, हाँ बिल्कुल, कांच का उल्लू, कि लकड़ी का उल्लू कुछ होता ही नहीं है उसे। अमेरिका में उल्लू का मतलब है वाइज। तो अलग अलग है हर जगह। तो अब हमें अगर करना है इसका अनुवाद, तो हमें उस जगह की संस्कृति, उस जगह की भाषा, उस जगह के लोग, उनको ध्यान में रख कर करना है कि उन्हें ये बात उसी तरह समझ में आए। हम इसको आउल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? तो ये निर्मा, आपने सुना दूध सी सफ़ेदी, अनादर मेटाफोर, जो मैंने पहले दिन बात की थी कि वहाँ पे हम दूध सी सफ़ेदी नहीं कह सकते, वहाँ पे हम बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तो काफ़ी सारी बातें इस बारे में हो चुकी है। हम आज उदाहरण देख रहे हैं बहुत सारे।
और थैंकफुली ये चल गया है, तो आपको ये भी दिखेंगे कि मैंने काम भी किया है। ओके, नेक्स्ट वन, सिंटैक्टिक लिटरेरी डिवाइसेस। तो बातें रिपीट होती हैं। कोई हिंदी में कुछ याद आता है आपको जिसमें रिपीट हो रहा है कुछ? इसे देख कर नहीं, वैसे ही कि कोई शब्द बार बार आ रहा हो, उसमें रेपिटेशन हो रहा हो किसी बात का। मादकता अधिकाय इते खाए बोराय जग उ खाए, ए पाए बोराय जग उ खाए बोराय। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें कनक के दो अलग अलग, जी आप कुछ कह रही हैं? यमक, बिल्कुल। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उसमें अलग होता है। एक हमारे राजस्थान में बोला जाता है कि पहुंचा पहुंच गया हो, तो पहुंचा पहुंच कर, तो पहुंचा इज़ वर्किंग एज अ रुमाल, एज अ मैसेंजर, एज अ मैसेज एंड ऑल दोज डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें रिपीटेशन हो सकता है, तो उसको फिर हम जब अनुवाद कर रहे हैं तो वो कैसे पहुंचेगा, कि हम उसमें रिपीट करेंगे या अलग अलग करेंगे। तो साहित्य में जो संभावनाएं हैं वो बहुत 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 गहराई से जुड़ी हैं, तो बहुत हमें ख्याल रखना है इस बात का। ये जो शब्द है बदला मौसम बदले नज़ारे, हम कर चुके हैं इसका अनुवाद कि बदलना का बिल्कुल शब्द यहाँ पे मतलब यहाँ पर बदल गया है। तो नॉट सेम थिंग, द चेंज पार्ट। टू लाउड। यहाँ आते हैं, ठीक है। सो मजाक हो सकता है, कटाक्ष हो सकता है, दूसरी बातें इसमें आ सकती हैं। तो जब यहाँ पे, हाँ ये आ गया कनक कनकते। एक ये जो देख रहे हैं आप रेखा जी को, यहाँ याद है कुछ लाइनें कुछ याद है? ओके, गाना दिल चीज़ क्या है, ठीक है, ज़रा लिखिए वो लाइन, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जान से। जी हाँ, बिल्कुल, फिरोज़ाबाद। तो लिखिए ज़रा, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। जान और एक मेरी जान क्या है कि मुखातिब किया गया। वेरी गुड। सो दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान, सो यू टेक माई हार्ट और टेक माई लाइफ, ठीक है। एवरीबडी एग्रीज? एनीथिंग एल्स? हाँ, अतिशोक्ति है, हम तो वही तो करते हैं, हम चांद से तारे तोड़ लाए, आकाश से तारे तोड़ लाएंगे। जान सोल से हो सकता है, बिल्कुल। तो हम जब ये गाना सुन रहे हैं और ये जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसके हिसाब से हम देखें तो दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो जान हमारी जान है, जिससे कि हमारी लाइफ, हमारे प्राण। लेकिन ये भी हो सकता है, आप बताइए डॉक्टर खान, बताइए। Loved. You must not treat my heart as toy. You must understand what it is. जानना, Jana is to है ना, know as well. कि नो what my heart is and listen to me। तो ये भी हो सकता है ना कि दिल चीज़ क्या है, let me show you what my, तो वो भी जानना हो सकता है इसमें, है ना। एक्सक्यूज मी, लेकिन हम इसमें इतना खो गए हैं कि हमें लगता है कि वो जान का मतलब वही है इस गाने के हिसाब से। दिल चीज़ क्या है आप मेरी, कॉमा, जान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी, तो वो अपनी जो चीज़ है उसको बताना चाह रही कि यू एग्जैक्टली। तो जो हम स्ट्रेस जहाँ डालते हैं उससे हमारा बदल जाता है। When you play this song at different places, she is articulating it in a differently, way, yes. and the meaning changes accordingly. So maybe if you play a song,
दीवारों दर कोहर से, दीवारों दर कोहर से पहचान लीजिए, दीवारों दर कोहर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आपकी जान लीजिए। ओके सो जब आप खुद से देखेंगे ये गाना तो शायद आपको और बेहतर समझ में आए, आप बारीक से देखेंगे कि कैसे अनुवाद करना है। दूसरा जो उदाहरण वहाँ पर है, माला फेरत जुग गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। सो ये इसमें हमारा रेपिटेशन है। व्हाट इज कर का मन का? जी, कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ है, तो मन का इज मोती, तो हाथ में जो आपकी माला है उसको छोड़ के मन का फेर। सो लुक एट मन का एंड देन मन का, द वे इट इज रिटन। सो अगर हम खुद दोनों को डाल देंगे एक साथ एक लाइन से, शिरोरेखा से, मन का, तो ये अलग हो जाएगा, राइट? तो लिखते कैसे हैं, कॉमा कहाँ है आपका, पंक्चुएशंस कहाँ है। इसी तरह से कुछ वक्त पहले व्हाट्सएप पर किसी ने डाला था कि एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान, तो उन्होंने वो किसी से कुछ कह रहे थे और वो नहीं मान रहा था, तो उन्होंने कागज़ पर उन्हें उसे कुछ लिख कर दिया। तो वो लिखा हुआ था, वो था कागद ही पर दिल गवायो, ये उन्होंने लिखा था। तो एक वहाँ से वो पेपर में डाल के लिख के उन्होंने फेंक दिया। तो कोई एक आशिक सा कोई आदमी आ रहा था, उसने उसको खोल के पढ़ा, तो उसमें लिखा था, उसने उसको ऐसे पढ़ा, का गदही पर दिल लगायो, ठीक है। फिर एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, तो उसने उसको ऐसे पढ़ा, काग, कौवा जो है काग, दही जो दही खाने वाला होता है, पर दिल लगायो। क्योंकि जो पंडित जी देख रहे थे कि कौवा जो दही खा रहा था, दही खाने गया तो उसे किसी ने मार दिया, तो वो दही की वजह से उसकी जान चली गई, तो उन्होंने ऐसे लिखा था। फिर उसके बाद तीसरा कोई व्यक्ति आया, उसने पढ़ा उसको कागद, तो कागद तीनों को एक साथ कर दिया, ही पर दिल गवायो, सो कागद इज पेपर, तो जस्ट द पेपर टुक योर लाइफ। तो तीन लोग जो उनकी मानसिक अवस्था थी उसके हिसाब से उन्होंने उस एक लाइन को पढ़ा और मीनिंग बिल्कुल बदल गया। अगर आप लिखेंगे इसे तो लिखिए काग कौवा, काग दही पर दिल गवायो, जीव गवायो, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं। तो आप जब लिखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये सच में ऐसा है कि हम अंडरलाइन करके अगर देखेंगे तो विल गेट 3 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दैट। तो साहित्य में यही है कि हम कैसे अपना कौन सा मैसेज कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। जी जी, पता नहीं, बताइए। मिलत खिरत नजात, हाँ नहीं सही, बिल्कुल। तो कैसे करेंगे इसका अनुवाद? ये तो हमारी पूरी ठेठ हमारी जो ज़बान है यहाँ की, कि बिल्कुल उसका रस निचोड़ के उसमें आ गया है। और ये इसमें एक भाव क्या है, इसमें प्रणय निवेदन है, लेकिन उसमें एक कटाक्ष है, उसमें चिढ़ाना है, उसमें
लोग हैं बिल्कुल। नायका जो वो आपस में करते हैं तो आप ये लाइन सबको बताइए रोशन जी, जब ट्यूटोरियल होगा तब हम उसका अनुवाद करते हैं, देखते हैं कितना आता है, हम कितना कर पाते हैं, और क्या इन ऐसी रचनाओं का अनुवाद संभव है कि वो पूरा उसके साथ उसके लिए जस्टिफाइड हो। कहत नटत कहत नटत रीझत खीझत रीझत खीजत, कहत नटत। तो एक्चुअली ये जो शब्द, ये जो जिस तरह से कविता लिखी गई है, एक शब्द पूरा एक सेंटेंस है, एक जो शब्द है जो हमारा वाक्यांश है वो। बिल्कुल, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात मिलत खिलत लजियात। हरे भवन में करत है नैनन सुबात, नैनन ही सबका नैनन ही सब बात, दैट्स राइट। तो ये हमारा ट्यूटोरियल यहाँ शुरू हो जाता है। अगर कोई सवाल है उदाहरण को लेकर या किसी और बात को लेकर तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी स्टार्ट द ट्यूटोरियल।